प्रथम पाठ हमारे आसपास के पदार्थ में ये पढ़ा था कि पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। उनमें से हमने ठोस और द्रव अवस्था के बारे में अध्ययन कर लिया था। नेक्स्ट पदार्थ की तीसरी अवस्था है गैसीय अवस्था। इस गैसीय अवस्था के अंदर संपीड्यता, विसरण इत्यादि जानने के लिए हम क्रियाकलाप कर सकते हैं, परंतु एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जो गैसीय अवस्था है उसके अंदर आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, यानी निश्चित नहीं है। तो आकार और आयतन इस अवस्था का अनिश्चित है। तो ठोसों के गैसों के अंदर जो संपीड्यता है उसे जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। हम 3 प्रकार की वस्तुएं लिखेंगे, हवा, पानी और चौक के टुकड़े। हम 3 अलग अलग सिरंज लेंगे। पहली सिरंज के अंदर हवा भर देंगे, दूसरी सिरंज में पानी और तीसरी सिरंज के अंदर हम चौक के टुकड़े डाल देंगे। यह डालने के बाद अब सिरंज के ऊपर पिस्टन है उसको लगाएंगे और पिस्टन लगाने के बाद तीनों ही सिरंज के ऊपर पिस्टन से हम दबाव लगाएंगे, यानी कि संपीड़न करेंगे, संपीड्यता का गुण जानेंगे। तो हम यह देखते हैं कि जिस सिरंज के अंदर हवा भरी हुई है यानी गैसीय माध्यम है उसका पिस्टन आसानी से नीचे धकेला जा सकता है, जबकि पानी और जिसमें चौक के टुकड़े हैं उस सिरिंज का पिस्टन हमें दबाने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है। तो इससे हमने ये जाना कि क्योंकि जो गैस के कण होते हैं वो ठोस और द्रव दोनों की तुलना में बहुत ही ज्यादा दूर दूर होते हैं, तो हम गैसों के ऊपर दबाव लगाकर यानी पिस्टन से दबाकर इन कणों को पास पास में ला सकते हैं। तो जब हम पिस्टन से इन कणों के ऊपर दाब लगाते हैं तो ये कण पास पास में आ जाते हैं इस तरह से। और जो गैसीय अवस्था है वो अपनी तरल या द्रव अवस्था के अंदर आ जाती है। इसका उदाहरण हम यह जान सककर देख सकते हैं कि हमारे घरों के अंदर जो रसोई गैस है, एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या फिर द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसे रसोई गैस के नाम से जानते हैं, या फिर आजकल वाहनों के अंदर एक संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस डाली जाती है, अथवा अस्पताल के अंदर कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन देने के लिए ऑक्सीजन को द्रवित कर सिलेंडर के रूप में भरा जाता है। हालांकि ये है गैसें, लेकिन वास्तव में जब हम इनको देखते हैं तो ये हमें पानी की भांति तरल दिखाई देती है। जैसे हमने लाइटर के अंदर देखा है पानी सा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वो क्या है, गैस है। तो वो तरल रूप में किस कारण से आ गई, उनके ऊपर जब पिस्टन की सहायता से हम दबाव लगा देते हैं तो गैस के जो कण है वो समीप आ जाते हैं, पास पास में आ जाते हैं। तो दाब लगने के कारण वह गैस संपीड़ित हो जाती है और द्रव रूप में आ जाती है। इसीलिए इनको द्रवित पेट्रोलियम गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस या फिर द्रवित ऑक्सीजन गैस इत्यादि के नाम से जानते हैं। तो कहने का आशय यह है कि जो गैसें हैं उनके अंदर संपीड्यता का गुण सबसे अधिक होता है, यानी सबसे ज्यादा संपीड्यता गैसों के अंदर पाई जाती है। यह तो हुई संपीड्यता। अब हम गैसों का अगला महत्वपूर्ण गुण एक देखते हैं, विसरण। पूर्व में भी मैंने बताया था कि विसरण का मतलब है कि गैसों का या किसी माध्यम का अंतर्मिश्रण हो जाना, एक दूसरे में स्वतः घुल जाना या दूर तक फैल जाना। तो विसरण की क्रिया भी गैसों के अंदर ठोस और द्रव दोनों की तुलना में अधिक होती है। इसको हम कुछ दैनिक जीवन के उदाहरणों के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे हमने यह देखा है कि जब हमारे घर पर माताएं बहनें खाना बनाती है तो उस खाने की जो सुगंध है वह महक है वो दूर दूर तक फैल जाती है। जब हम उस खाने को बना रहे होते हैं, पका रहे होते हैं, कहने का मतलब उसको गर्म कर रहे होते हैं, तो उसकी महक और भी ज्यादा दूर तक जाती है, क्योंकि गैस के जो कण है इन कणों के अंदर गतिज ऊर्जा पाई जाती है और गतिज ऊर्जा के कारण ये कण अपनी गति से स्वतंत्र होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच सकते हैं। या फिर यदि हम घर के किसी एक कोने के अंदर कोई अगरबत्ती जलाकर छोड़ देते हैं तो उस अगरबत्ती के जो धुएं से निकलने वाले कण हैं
उनकी गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण वो कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और हमें दूर दूर तक उस अगरबत्ती की महक आती हुई प्रतीत होती है। तो हमने कुल मिलाकर यहाँ पर यह देखा कि जो विसरण और संपीड्यता का गुण है, यदि इसकी हम तुलना करें संपीड्यता और विसरण की, तो ठोसों के अंदर संपीड्यता होती है कम, उसके बाद में संपीड्यता सबसे होती है द्रव में, और संपीड्यता का गुण सबसे ज्यादा होता है गैस में। तो गैसों के अंदर संपीड्यता सबसे अधिक पाई जाती है। इसी तरह से यदि विसरण का गुण हम देखें तो विसरण के गुण का क्रम भी यही रहता है। ठोस में सबसे कम विसरण पाया जाता है, द्रव में उससे कम विसरण होता है, और गैस के अंदर जो विसरण है वो सबसे ज्यादा होता है। परंतु यहाँ पर गैसीय अवस्था का एक और भी महत्वपूर्ण विशेषता है। गैसों के जो कण हैं उनके अंदर अनियमित स्वतंत्र गति पाई जाती है, यानी कि कोई निश्चित गति नहीं होती गैस के कणों की। जैसे हम सिलेंडर में गैसीय माध्यम को भर देते हैं तो गैस के जो कण हैं वो सिलेंडर की दीवारों से स्वतंत्र रूप से अनियमित गति करते हुए टकराते रहते हैं। तो इस तरह से ये गैसीय अवस्था पाई जाती है। टॉपिक है हमारा ताप परिवर्तन का प्रभाव। पूर्व में हमने तापमान परिवर्तन का प्रभाव पढ़ा था, जिसमें कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और कण स्वतंत्र हो जाते हैं। आगे है पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए दाब परिवर्तन का प्रभाव। पूर्व में हमने एक सिरिंज वाला प्रयोग भी किया था, जिसके अंदर की हमने गैस को द्रव अवस्था में लाया था। यह प्रभाव ठीक उसी तरह से ही है। तो पदार्थ की अवस्था को हम दाब को बढ़ाकर, यानी कि दाब को बढ़ाकर और तापमान को कम कर भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे हमने सिरिंज का प्रयोग किया था, हम एक सिलेंडर लेंगे, इस सिलेंडर के ऊपर पिस्टन लगा होगा जिसे कि दबाया भी जा सकता है। इस सिलेंडर के अंदर मान लीजिए गैस के कण हैं, क्योंकि गैस के कण बहुत ही ज्यादा दूर दूर होते हैं। यह हमने गैसीय अवस्था के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर यदि हम दाब को बढ़ा दें, यानी पिस्टन से दाब लगाएं और तापमान कम कर दें, तो ये कण आपस में पास पास में आने लगेंगे। जैसे पिस्टन को दबाकर यहाँ पर ले आए, तापमान कम रखा, तो ये कण बहुत ही ज्यादा क्या आने लगेंगे, पास पास आएंगे। तो एक समय यदि और अधिक हम इस पिस्टन को दबाते जाएंगे, दाब बढ़ाते जाएंगे, तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि यह जो गैसीय अवस्था है यह द्रव अवस्था के अंदर परिवर्तित हो जाएगी। और द्रव अवस्था है, इसको हम ठोस अवस्था के अंदर भी ला सकते हैं, परंतु शर्त है यहाँ पर कि ठोस अवस्था में लाने के लिए दाब बहुत ही ज्यादा उच्च होना चाहिए। हम सब ने शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस के बारे में पढ़ा है। ड्राई आइस, यह वास्तव में शुष्क बर्फ या ड्राई आइस क्या होती है, जो ठोस CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको शुष्क बर्फ या ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। और ठोस CO2 को प्राप्त करने के लिए दाब बहुत ही ज्यादा क्या रखा जाता है, उच्च रखा जाता है। यही कारण है कि जो ठोस CO2 है, इसका तापमान बढ़ाने पर यह सीधे ही द्रव अवस्था में आए बिना गैसीय अवस्था में चली जाती है। तो इस तरह से हम दाब के परिवर्तन के द्वारा भी पदार्थ की अवस्थाओं को परिवर्तित कर सकते हैं। मिलाकर जो अवस्था परिवर्तन का प्रभाव है उसे हम इस रेखा चित्र या डायग्राम की सहायता से भी समझ सकते हैं। जो द्रव पदार्थ है उसका यदि वाष्पीकरण किया जाएगा, यानी उसको गर्म किया जाएगा, तो वो गैस अवस्था में आ जाएगा। यदि इस गैस अवस्था का ऊर्ध्वपातन कर दिया जाए और पदार्थ को बाहर न निकलने दिया जाए, तो वह किस अवस्था में आ जाएगा, ठोस अवस्था में। यदि ठोस अवस्था है, जैसे बर्फ है, उसको बाहर तापमान पर छोड़ दिया जाए तो वो गलेगी, जिसे हम संगलन बोलते हैं, तो वो ठोस अवस्था से कौन सी अवस्था आ जाएगी, द्रव अवस्था आ जाएगी। ठीक इसी तरह से यदि द्रव अवस्था का शीतलन कर दिया जाए, उसे जमा दिया जाए, जैसे रेफ्रिजरेटर में करते हैं, तो हमें कौन सी अवस्था प्राप्त हो जाएगी, ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था का ऊर्ध्वपातन करें तो क्योंकि वो बिना द्रव में आए सीधे कौन सी अवस्था में जाएगी, गैसीय में, तो ऊर्ध्वपातन के कारण हमें कौन सी अवस्था प्राप्त हो जाएगी, गैसीय।
और यदि इस गैस को ठंडा कर दिया जाए, संघनन किया जाए, तो संघनन की क्रिया के द्वारा हमें कौन सी अवस्था प्राप्त हो जाएगी? द्रव। यहाँ संघनन का मतलब है कि कुछ जो वाष्प या जलवाष्प या गैसीय अवस्था है उसको पानी के बहाव के द्वारा ठंडा कर द्रव में परिवर्तित करना संघनन कहलाता है।